देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने सबसे बड़ी आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। दोस्तों बताएंगे एक एक उन व्यक्तियों की फाइल खोली जाएगी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया था परेशान। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का फैसला लिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी को पहली बार बिना स्क्रिप्ट का मीडिया दिख गया दोस्तों, और मीडिया वाले ने पूछा ऐसा सवाल कि नरेंद्र मोदी चुपचाप वहां से निकल गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर जमकर मोदी पर तंज कसा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के शिक्षा मंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला सामने आ रहा है। दोस्तों बताएंगे कैसे अब संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने जा रही है और विशेष अधिकार हनन का ये पूरा मामला है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले और सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने वाले लोगों के खिलाफ और उनके प्रति हिंसा करने के खिलाफ सही से जांच होनी चाहिए और जितने भी अपराधी उन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सबसे दक्षिण के राज्य केरलम के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। दोस्तों आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने अपने शपथ के साथ ही इतिहास बना दिया है। दोस्तों 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है। 2023 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री पिनरे विजयन के नेतृत्व के दौरान नव केरला यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर हमले किए गए थे। दोस्तों 2026 के चुनाव से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करने के लिए जमकर हमले किया गया था, ताकि विपक्ष के लोगों की आवाज दबाई जाए, खासकर कांग्रेस के नेताओं की आवाज दबाई जाए। और अब 3 साल के बाद वामपंथी सरकार हटने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों पहले कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि 2023 में पूर्व सीएम पिनरे विजयन के नेतृत्व में नव केरला यात्रा के दौरान की गई हिंसा के मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को न्याय दिलवाया जाएगा। दोस्तों और पिनरे विजयन के काफिले को काला झंडा दिखाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पिटाई और घटना के बाद केरल के 2 गुटों के बीच में तीखी बयानबाजी के मामले को लेकर और हाथापाई को लेकर, यानी पूरी तरीके से दोस्तों राजनीतिक तंत्र का इस्तेमाल करके और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यह कार्रवाई करने का फैसला लिया है। दोस्तों इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ भी अपमान किया गया था और इसीलिए शपथ लेते ही एक्शन में आ गए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन। 2023 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में अब इस मामले को लेकर एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद कई सारे उन लोगों पर कार्रवाई होगी दोस्तों जो लोकतंत्र के अंदर हिंसा फैलाते हैं और कार्यकर्ता पर हमला करके सोचते हैं कि मामले को दबा देंगे। और ये एक तरीके से पूरे देश भर के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है दोस्तों की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर कहीं कोई परेशान करता है तो सरकार बदलने के बाद उसका पूरी तरीके से हिसाब होगा। और ये बात एकदम सही भी है दोस्तों। कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनता की आवाज उठाते हैं, चाहे नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला हो दोस्तों, या फिर सीबीएसई के ओएसएम का मामला हो, या फिर देश में बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम का मामला हो। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता की आवाज उठाते हैं। ऐसे में अगर एक सरकार के लोग सुनियोजित तरीके से प्रायोजित तरीके से परेशान करेंगे तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही मैसेज भेज रही है केरल कांग्रेस, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ये तो एक फैसला था दोस्तों, ऐसे कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। यानी शपथ ग्रहण समारोह जैसे ही खत्म होता है वैसे ही कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया दोस्तों वो ये कि महिलाओं को केरल में कहीं भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए पूरा बस मुफ्त कर दिया गया है। दूसरा 3000 रुपए महिलाओं के लिए खासकर आशा वर्कर्स के लिए देने का फैसला लिया गया है दोस्तों, और साथ ही 1000 रुपए प्री प्राइमरी टीचर को और ज्यादा दिया जाएगा, यानी 1000 रुपए बढ़ाया गया प्री प्राइमरी टीचर को, और कुकिंग स्टाफ के लिए भी 1000 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों कांग्रेस सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि वीडी सतीशन आम जनता की आवाज है और आम जनता की आवाज से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो जनता के लिए काफी काम करता है और केरल के अंदर अपना काफी नाम कमाने वाले हैं नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर कभी भी कोई स्वतंत्र मीडिया का व्यक्ति नजर नहीं आया दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि नरेंद्र मोदी का जो मन करता है इंटरव्यू में आकर बोलकर चले जाते हैं, जब मन करता है तब इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, और आम काट कर खाते हैं या चूसते हैं उस टाइप का सवाल पूछा जाता है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि देश के अंदर आम जनता को बीजेपी सरकार की हकीकत बताने वाले मीडिया वाले की कमी है, और यही बड़ा कारण है दोस्तों की बीजेपी के नेता और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूरे दुनिया भर के अंदर एक्सपोज हो गए हैं। अपडेट यह है कि 5 देशों के दौरे पर गए हुए हैं नरेंद्र मोदी दोस्तों। ऐसे में जब नरेंद्र मोदी नॉर्वे पहुंचते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचते हैं, तब एक मामला सामने आता है दोस्तों। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इस ओस्लो के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यानी मीडिया से बात करने के दौरान और वहां की स्थानीय सरकार और भारत सरकार के बीच में हुए डील के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नरेंद्र मोदी बिना सवालों का जवाब दिए हुए वहां से जा रहे होते हैं दोस्तों। फिर एक पत्रकार बोलता है कि आप दुनिया के सबसे आजाद मीडिया के देश में हैं, यानी आप नॉर्वे के अंदर है और हमारी मीडिया दुनिया भर के अंदर सबसे आजाद मीडिया
मीडिया है, यानी नंबर 1 मीडिया है, फ्री प्रेस है हमारा। हम सारे सवालों का जवाब आपसे मांगेंगे, हमें आप लोग जवाब दीजिए। मीडिया आपसे सवाल पूछना चाहता है, सबसे फ्री मीडिया के सामने आप आए हुए हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी बिना जवाब दिए हुए चले जाते हैं दोस्तों। और ये मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि हेले लियांग नाम की ये महिला है जिन्होंने नरेंद्र मोदी से पूछा कि आप हमारे सवाल क्यों नहीं ले रहे, आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। भारत के अंदर तो स्वतंत्र मीडिया के नाम पर 157वां रैंकिंग चल रहा है, यानी दयनीय स्थिति है भारत के मीडिया की। आप जिस देश में अब आए हैं यानी नॉर्वे आए हैं, उस देश की मीडिया नंबर 1 है, यानी पूरी तरीके से आजाद है। वो सवाल पूछना चाहती है, आप सवाल का जवाब दीजिए। हालांकि दोस्तों नरेंद्र मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा रखा था, यानी बगल में उनके साफ साफ लिखा हुआ आ रहा था कि वो क्या क्या देख देख कर पढ़ रहे हैं, तो कम से कम सवाल देकर ही पढ़ देते, तभी ऐसा दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती नहीं होती दोस्तों। राहुल गांधी ने पत्रकार के द्वारा वीडियो शेयर किए जाने के मामले पर अपनी राय रखी दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि जब कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता तो कुछ भी डरने के लिए नहीं होता। और राहुल गांधी कहते हैं कि क्या हुआ भारत की छवि को लेकर जब दुनिया के सामने एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी, जिनको समझौतावादी प्रधानमंत्री राहुल गांधी कहते हैं, जो अमेरिका के सामने झुक चुके हैं दोस्तों। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर पैनिक कर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और मीडिया के सवाल को सुनकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो क्या इसे भारत की छवि खराब नहीं हो रही है? इस बारे में राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। और बात एकदम सही है क्योंकि राहुल गांधी कुछ बोलते तो तुरंत भाजपा के लोग आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए, राष्ट्रवाद के नाम पर कहते हैं कि भारत की छवि खराब की जा रही है। लेकिन जब एक देश गए, नरेंद्र मोदी नॉर्वे गए, तो सबको पता है कि नॉर्वे के अंदर नंबर 1 है मीडिया वहां की, तो सवालों का जवाब कुछ सवालों का ही जवाब देते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत की बदनामी करवाई नरेंद्र मोदी ने, इसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी नेता विपक्ष ने एकदम सही सवाल पूछा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है दोस्तों। आरोप लगाया गया है कि प्रधान ने हालिया अपने संवाद के दौरान टिप्पणी की थी जिससे संसद की मर्यादा को भंग किया गया है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेजे गए अपने नोटिस में जयराम रमेश ने कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रद्द होने के मामले को लेकर 15 मई को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रधान ने शिक्षा संबंधी संसद के स्थायी समिति के खिलाफ कुछ जनक टिप्पणी की थी जो संसद के प्रति उनकी अवमानना को दिखाता है, यानी उन्होंने कंटेम्प्ट किया है देश की संसद का, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों संसद के अंदर। आप देखते हैं क्या इस पूरे मामले पर कई और सांसद साथ में आते हैं और कंटेम्प्ट का मामला यानी संसद की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के मामले पर कार्रवाई मंत्री के खिलाफ की जाएगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि विशेष अधिकार हनन के मामले पर मंत्री पर कार्रवाई करते हुए मंत्री की सदस्यता को रद्द करना चाहिए और मंत्री को उसके पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री अपने अहंकार में घूम रहे हैं दोस्तों, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री को तब तक अकल नहीं आएगी और तब तक संसद का सम्मान नहीं करेंगे जब तक इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लखनऊ की सड़क पर झुलसा देने वाली गर्मी के बीच में झकझोर देने वाली घटना सामने आई है दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी विशेषकर दलित और पिछड़े समाज के लोग सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए दोस्तों। अपनी मांगों को लेकर तपती धूप और आंसुओं के बीच में युवाओं का कहना है कि हम दलित पिछड़े समाज से आते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस वीडियो शेयर करते हुए कह रही है कि लखनऊ में शिक्षक भर्ती घोटाले से निराश युवा सड़क पर रेंगते हुए अपना हक मांग रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया। इससे दलित पिछड़ा समाज के लोगों के सपने को रौंदा गया और ये युवा बीते 4 वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है। यही बीजेपी सरकार का दलित पिछड़ा वर्ग के प्रति व्यवहार है और इससे पता चलता है कि भाजपा दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी से वंचित रखना चाहती है और भाजपा पूरी तरीके से समाज के एक वर्ग को कमजोर कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले को लेकर टाइम टाइम पर आंदोलन होता आया है और ये एक तरीके से सिंबल है दलित और पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के नाम का दावा करने वाले भाजपा की हकीकत का। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से काउंसिल के चुनाव में धांधली के आरोप के बाद मतगणना पर रोक लगा दी दोस्तों। जो अपडेट है वो ये की दिल्ली हाई कोर्ट के बार काउंसिल के चुनावी धांधली के आरोप के बाद मतगणना पर रोक लगा दिया गया दोस्तों। दिल्ली उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को याचिकाओं पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने वीरेंद्र सागवान और अन्य के द्वारा याचिका जो दायर की गई है उस पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है दोस्तों। प्रधान न्यायाधीश ने मामले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया है और मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वह इस मामले को दैनिक विवाद की सुनवाई के
तौर पर विशेष पीठ का गठन करके सुनवाई करे और पूरे मामले पर जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों हो ऐसा रहा है कि अब उन जगह पर भी सही से चुनाव नहीं हो पा रहे जहां पर एक तरीके से थोड़ा भी पावर का सेंटर है दोस्तों। ऐसे में बार काउंसिल के चुनाव में जो धांधली हुई है, ये आरोप के बाद पूरी तरीके से मतगणना रुक चुका है दोस्तों। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? देश के अंदर चाहे छोटा छोटा चुनाव हो या बड़ा बड़ा चुनाव हो, हर जगह स्थिति इसी तरीके की है दोस्तों। कहीं ना कहीं धांधली करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद बीजेपी के लोग कहते हैं कि चुनाव तो एकदम सही तरीके से हो रहा है, चुनाव में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। जब छोटे छोटे चुनाव के अंदर गड़बड़ियां चल रही है दोस्तों, तो बड़े स्तर का जो चुनाव है उसमें जो पार्टी पावर में है वो चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करने की कोशिश क्यों नहीं करेगी? इसका जवाब भाजपा वालों के पास भी नहीं है। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर एएमएमके के चीफ दिनाकरन ने सीएम विजय को समर्थन करने वाले पार्टी के इकलौते विधायक को लेकर एक बड़ा दावा और एक बड़ी चेतावनी जारी की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अगर उनके विधायक को मंत्री बनाया गया थालापति विजय के द्वारा तो अच्छा नहीं होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात करने के लिए बागी विधायक एस कामराज जो एएमएमके पार्टी के नेता है दोस्तों, एकमात्र विधायक है दिनाकरन की पार्टी के, वो गए थे और बार बार वो किसी न किसी तरीके से थालापति विजय के साथ में दिखाई दे रहे हैं, जिस बात को लेकर दिनाकरन काफी ज्यादा भड़क रहे हैं कि मेरे विधायक के साथ में थालापति विजय क्या कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि अब उनको मंत्री बिल्कुल नहीं बनाना, अगर मंत्री बना दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान दिनाकरन ने पार्टी के इकलौते विधायक एस कामराज के मुख्यमंत्री को समर्थन किए जाने को लेकर भी सस्पेंड करने का आदेश जारी किया दोस्तों। ऐसे में पूरी तरीके से दिनाकरन फंस चुके हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जो उन्होंने बनाई उसमें मात्र एक विधायक जीता हुआ है, और जब एक विधायक जीता है तो अपने हिसाब से वो पार्टी क्या फैसला लेगी नहीं लेगी वो तय करता है दोस्तों। तो ऐसे में दिनाकरन के पास कायदे से कोई पावर नहीं है और उनके एकमात्र विधायक थालापति विजय का समर्थन करते हैं, तो ये बात है कि मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन दिनाकरन को लग रहा है कि वो धमकी दे देंगे तो थालापति विजय बैकफुट पर चले जाएंगे और ऐसे राज्य को अगले मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें भ्रम है दोस्तों, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को कोई समर्थन कर रहा है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सरकार में हिस्सा दे पाए या मंत्री बना पाए तो उनको बनाना चाहिए। ऐसे में एमएम के नेता एस कामराज को जरूर मंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। दिनाकरन भाग रहे हैं कि अगर ऐसा किया गया तो फिर मैं जबरदस्त तरीके से विरोध करूंगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी और जालसाज के आरोपी काशिफ को जमानत दे दी है दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। काशिफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के करीबी होने का ढोंग करके पैसे ऐंठे हैं दोस्तों। बार एंड बेंच की रिपोर्ट ये बताती है कि जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पहले काशिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि काशिफ पहले ही लगभग 3 साल जेल में बिता चुका है। इसके बावजूद लगातार ये कार्रवाई जारी है और जेल में रखा जा रहा है, जो अन्यायपूर्ण बताया गया। उसके बाद दोस्तों कोर्ट ने फैसले को पलट डाला। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है भाजपा शासनकाल के दौरान। और राहुल गांधी कहते हैं कि 2024 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, मंत्री ने नहीं इस्तीफा दिया और न ही सीबीआई की जांच में कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। 2026 में भी पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई और मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक कमेटी बनेगी। मोदी जी आपसे देश पूछ रहा है और आप बता भी नहीं रहे कि पेपर लीक क्यों बार बार हो रहा है। बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? यानी आप नीट की परीक्षा पर चर्चा नहीं करते, बाकी तमाम तरीके के मामले पर आप ज्ञान देते हैं। बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग करते हुए हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है और धक्के मारकर निकालो ऐसे मंत्री को। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी साफ तौर पर 2024 और 2026 के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उस मामले का जिक्र कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि सबको ये पता है कि 2024 में जो हुआ उसी तरीके का इस बार भी हो रहा है और कुछ खास एक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब नीट परीक्षा 2024 में जो हुआ था वो 26 में हुआ और जो 24 में फिर से हो रहा है वो 26 में फिर से हो रहा है और इसका मतलब आने वाले दिनों के अंदर फिर से पेपर लीक होगा। कोई गारंटी देकर नहीं बोल सकता कि नहीं होगा, क्योंकि 24 में हुआ था, एक्शन नहीं लिया तो 26 में हो गया। और अगर इसी तरीके से अब एक्शन नहीं लिया जा रहा तो आगे आने वाले दिनों को लेकर भी ये बात कहा जा सकता है कि फिर 24 और 26 की तरह आगे आने वाले दिनों में फिर देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब एक्शन एक तरीके के लिए जाएंगे तो प्रतिक्रिया भी एक ही तरीके की आएगी और राहुल गांधी इसीलिए बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बीसीसीआई एक निजी संस्थान है दोस्तों। ऐसे में एक आरटीआई के जवाब में खेल मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए कह दिया कि बीसीसीआई यानी भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करने वाले और एक तरीके से देखें तो भारत के सबसे अमीर बोर्ड में से एक बोर्ड बीसीसीआई जो हजारों करोड़ का बजट संभालती है दोस्तों, खासकर क्रिकेट से जुड़े हुए बजट संभालती है। और बीसीसीआई जिसे एक संस्थान के तौर पर छूट मिली हुई है दोस्तों, यानी टैक्स के पैसे भी इनको कम देने पड़ते हैं क्योंकि अपने आप को एक एनजीओ, एक चैरिटेबल संस्थान बताते हैं दोस्तों। लेकिन सवाल यह है कि अगर
सरकार इनको बेनिफिट फायदे पहुंचा रही है, टैक्स में इनको छूट मिल रहा है, तो ये अपने आप को क्यों एक निजी संस्थान बताकर आरटीआई से बाहर जाना चाहते हैं। ऐसे में भाजपा के केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी जो दी गई है दोस्तों, लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं और 2018 में तात्कालिक सूचना आयोग ने देश के सबसे धनी संस्थान बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया था और सीआईसी बीसीसीआई को निजी स्वायत्त संस्थान बता रहा है। दोस्तों अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश के अंदर बाकी स्पोर्ट फेडरेशन बीसीसीआई की ना तो देश के प्रति कोई जिम्मेदारी है और ना ही कोई जवाबदेही है, फिर देश के नाम का झंडा क्यों इस्तेमाल करते हैं। बहस लंबी है। बीसीसीआई के साथ साथ जो अन्य फेडरेशन के लोग हैं, अगर उनको भी आरटीआई से छूट दे दिया जाए तो कहां पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि सरकार के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अगर बीसीसीआई की ही बात करें दोस्तों तो ये भारत के झंडे का इस्तेमाल करता है और अगर आप देखेंगे तो सरकार के ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करता है। जमीन सरकार मुहैया कराती है बीसीसीआई को स्टेडियम बनाने के लिए, तो सरकार से जुड़ी हुई चीजों का, संसाधनों का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अगर कहेगा कि हम आरटीआई के अंदर नहीं आते तो फिर ये तो साफ तौर पर दोस्तों भारत की आम जनता के पैसे के अपमान से जुड़ा पूरा मामला है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन फेडरेशन के बीच चल रही वार्ता पूरी तरीके से विफल होने के बाद अब एसबीआई स्टाफ ने आह्वान किया है कि सेक्टर 17 स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय पर दिन भर प्रदर्शन करेंगे। दरअसल चंडीगढ़ के अंदर ये एसबीआई के लोगों का प्रदर्शन जारी है दोस्तों। दरअसल जो मांग की जा रही है हड़ताल में, वो मांग ये की जा रही है कि संदेश वाहकों और सशस्त्र गार्डों की भर्ती पूरी की जाए और बैंक के अंदर पर्याप्त स्टाफ की भर्ती सुनिश्चित किया जाए। कम स्टाफ के साथ में जमकर अत्याचार हो रहा है और जमकर काम करवाया जा रहा है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए आगे कहा गया कि एनपीएस कर्मचारी के लिए पेंशन फंड मैनेजर के विकल्प में बदलाव किया जाना चाहिए। 2019 में बैंक में शामिल हुए कर्मचारी का इंटर सर्कल ट्रांसफर किया जाना चाहिए और बैंक में स्थायी नौकरी की आउटसोर्सिंग पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और बैंक में समानता के मुद्दे का समाधान और कैरियर प्रगति को लेकर भी समीक्षा की जानी चाहिए। जिस तरीके से बैंकों को एक प्राइवेटाइज किया गया है दोस्तों और बैंक के अंदर जो पहले ऐसे काम जो परमानेंट लोग करते थे वो आउटसोर्स की जा रही है। कार्ड की भी भर्ती सही से नहीं हो पा रही और तमाम तरीके की समस्याओं को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के ज्यादातर संस्थानों का यही हाल बीजेपी ने कर दिया, जहां पर परमानेंट नौकरियां खत्म करके आउटसोर्सिंग के आधार पर संस्थानें चलाई जा रही है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष उदय भानुचिब ने कहा कि अंधभक्त हर सवाल का जवाब हिंदू मुस्लिम में ढूंढते हैं, लेकिन नीट पेपर लीक ने हर छात्र का भविष्य बर्बाद कर दिया, चाहे वो किसी धर्म जात का हो। क्या हिंदू छात्र प्रभावित नहीं हुए, ये सवाल उन्होंने पूछा और कहा कि पेपर लीक धर्म देकर नहीं होता है, ये पूरे देश के युवाओं के सपने को तोड़ता है। अब समय आ गया है कि छात्र नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर अपने भविष्य की राजनीति करे और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा अपने एजेंडे को एकदम क्लियर करके आम जनता के बीच में जा रही है। दोस्तों सबको पता है कि आम जनता के बीच में जिस तरीके के बहस को बीजेपी ने छेड़ा है उसको भी काउंटर करना पड़ेगा, उसका भी विरोध करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आम जनता के बीच में ये चर्चाएं खासकर धर्म की राजनीति को लेकर चली है दोस्तों, हर में धर्म ढूंढा जाता है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए उदय भानुचिब कह रहे हैं कि हमको समझना चाहिए कि बीजेपी के लोग किस नैरेटिव के आधार पर अपने लोगों को प्रभावित करते हैं। यूं कहिए कि आम जनता के मन में, दिमाग में दूसरे समाज के प्रति हिंसा भरते हैं ताकि हर मुद्दे पर केवल एक ही चर्चा होती है, धर्म धर्म धर्म। और यही बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले पर उदय भानुचिब कह रहे हैं कि नीट की परीक्षा में जब पेपर लीक हो रहा है, 22 लाख परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, तो इस पर अब ये लोग फिर से हिंदू मुसलमान और धर्म की राजनीति करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोगों को एकजुटता के साथ इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों स्मृति ईरानी जाकर अमेठी और रायबरेली में बोल रही थी कि वो अमेठी और रायबरेली में हमेशा आती रहेंगी और अमेठी और रायबरेली के विकास के लिए काम करती रहेंगी। हालांकि दोस्तों आपको बहुत बिरला ही कभी स्मृति ईरानी अभी आम जनता के बीच में जाते हुए दिखाई देंगी। खासकर अमेठी और रायबरेली में तो बिल्कुल नहीं जाती हैं और दिल्ली और मुंबई में ही रहती हैं दोस्तों। यानी जिस कांग्रेस पार्टी के परिवार का रिश्ता, पुराना रिश्ता अमेठी और रायबरेली के अंदर है, वहाँ पर जाकर एक बार तो आम जनता को बेवकूफ बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेत्री के द्वारा। लेकिन उसके बाद आम जनता को समझ में आ गया कि अगर उनका कोई भला कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी परिवार के लोग, यानी या तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो ही अमेठी और रायबरेली का भला होगा दोस्तों। इसके बाद चुनाव हरा दिया गया स्मृति ईरानी को और फिर स्मृति ईरानी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसे एक बात स्पष्ट हो चुका है दोस्तों कि राहुल गांधी अपने पुराने इलाके में पहले भी आते थे, अभी आते हैं और चुनाव हारे अमेठी में तभी गए और जीते हैं तभी जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली को अपना गढ़ मानती है दोस्तों, परिवार का हिस्सा मानती है और इसीलिए राहुल गांधी फिर से 19 तारीख और 20 तारीख यानी आज और कल 2 दिनों के दौरे के लिए अमेठी और रायबरेली जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों ने बहुत मुश्किल सुना होगा कि स्मृति ईरानी 2 दिनों 3 दिनों की यात्रा के लिए रायबरेली और अमेठी जा रही है। इससे पता चलता है दोस्तों कि रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए स्मृति ईरानी केवल आई थी और अमेठी की जनता ने एक बार राहुल गांधी को हरा दिया दोस्तों। स्मृति ईरानी इस बात से खुश हो गई थी, लेकिन बाद में जनता को समझ में आ गया कि गांधी परिवार के साथ ही उनका भविष्य है और वो गांधी परिवार के साथ आकर वापस खड़े हो गए। इससे पता चलता है दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी एक सबक है कि बीजेपी के लोग आकर जो बोलेंगे, अगर वो इस पर विश्वास करेंगे तो फिर रास्ता उनके लिए उतना आसान
आसान नहीं है जितना वो सोच रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उदाहरण सेट किया गया है। दोस्तों इस पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ नॉर्वे में महिला पत्रकार के सवाल पर भागते हुए दिखाई दिए नरेंद्र मोदी। कांग्रेस बोली कहा नॉर्वे में फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में इंडेक्स में नंबर 1 है नॉर्वे, और ये महिला पत्रकार जो सवाल पूछ रही है नरेंद्र मोदी इस पर जवाब नहीं दे रहे। भारत के गोदी मीडिया की तरह बटुआ रखते हैं या नहीं, आम खाते हैं नहीं, जैसे फर्जी सवाल नहीं पूछते। भारत के मीडिया को नॉर्वे की मीडिया से सीखना चाहिए। मोदी की जवाबदेही क्या तय करनी चाहिए। जिस दिन भारत के अंदर मीडिया देश के जरूरी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सवाल पूछने लगेगा उसी दिन नरेंद्र मोदी के झूठ का गुब्बारा फूट जाएगा। आप लोग अगर इस बात का समर्थन करते तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया।